हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार यादव एक बार फिर आपके सामने। हमने कल जो लेक्चर पढ़ा था वो था हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और उसमें भी हमने पुर्तगालियों का आगमन पढ़ा था। आज जो अब हम अगला हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा भारत में डचों का आगमन। ठीक है, तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भारत में डचों का आगमन। डच कौन है? आपको बता दूं, यूरोप में एक देश है जिसका नाम है आपका हॉलैंड, और इसे एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं जो है आपका नीदरलैंड। हॉलैंड या नीदरलैंड। ठीक है, आपको बता दूं ये यहां के जो मूल निवासी है वो कहलाते हैं आपके क्या? डच। ठीक है ना, क्योंकि यहां की जो मातृभाषा है वो है डच। तो हॉलैंड या नीदरलैंड के मूल निवासी क्या कहलाएंगे? आपके डच। ठीक है, आपको बता दूं इस हॉलैंड को परियों का देश या फिर पवन चक्कियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी है एम्स्टर्म्स या एम्स्टर्म्स। किसकी राजधानी है? आपको बता दूं ये जो राजधानी है इसकी 17वीं सदी में व्यापार का प्रमुख केंद्र रही है यूरोप का। वर्तमान समय में अगर हम एम्स्टर्म्स की बात करें तो आपको बता दूं इस एम्स्टर्म्स को फूलों का शहर, और कौन से फूलों के लिए जाना जाता है? ये ट्यूलिप। ठीक है ना, और साइकिलों का शहर, साइकिलों का शहर। इन दो शब्दों से हम इस एम्स्टर्म्स को परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं हॉलैंड में एक शहर है जिसका नाम है रोटरडम। ये एक व्यस्ततम बंदरगाह है जो कि आपको बता दूं राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, राइन नदी के किनारे मौजूद है। ठीक है ना, ये कुछ फैक्ट थे तो मैंने कहा आपको ये बता दूं मैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आपको बता दूं हॉलैंड की यदि मैं बात करूं तो हॉलैंड 1581 तक स्पेन का गुलाम रहा है। ठीक है ना, 1581 में हॉलैंड आज़ाद हुआ। जब ये आज़ाद हुआ तो भाई स्वाभाविक सी बात है, जब हम आज़ाद होंगे तो हम भी अपने बारे में कुछ सोचेंगे। तो हॉलैंड के जो मूल निवासी हैं डच, उन्होंने भी सोचा क्यों ना अब हम व्यापार करें पुर्तगालियों की तरह। लेकिन उनके पास में चूंकि पूंजी का अभाव था, इस वजह से वो व्यापार करने में असमर्थ थे दूर दूर जाकर। तो उन्होंने एक काम किया, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से जो भी वस्तुएं खरीदते थे उन्हें वो यूरोप के मार्केट में ले जाकर बेचते थे, और जो भी उन्हें लाभ होता था वही उनका मुनाफा था। लेकिन जैसे जैसे अब वो धीरे धीरे अपना मुनाफा कमाने लगे, ज़्यादा पैसा उनके पास आने लगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम अपनी नौसैनिक शक्तियों को बढ़ाएं और जहाज निर्माण के कार्य में अपना पैसे को लगाएं। क्योंकि इन्होंने डचों ने पुर्तगालियों को देखकर ये बहुत भली भांति समझ गए थे कि यदि हमें समुद्र में हमारा व्यापार आगे बढ़ाना है तो हमें हमारी नौसैनिक शक्ति को बेहद मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि पुर्तगालियों ने भी अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत कर कर ही समुद्र में अपने व्यापार को बढ़ाया था। यही वजह रही कि डचों ने अपनी नौसैनिक शक्ति को आगे बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद ही 1595-96 आपको बता दूं 1595 और 96 में पहली बार डच या डचों ने भारत आने के बारे में सोचा। ठीक है, आपको बता दूं 1595 और 96, कहीं कहीं 95 और कहीं कहीं 96 लिखा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आपको बता दूं 1595 और 96 में डचों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आने के लिए निकला, लेकिन भारत ना आकर ये पहुंचे आपके इंडोनेशिया पे। आपको बता दूं इंडोनेशिया को उस समय मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहां पर मसाले बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे। जब डच 1595-96 में इंडोनेशिया पहुंचे
तो इन्होंने वहाँ पर व्यापार करना प्रारंभ कर दिया और ये कुछ समय के लिए भारत भी आए, लेकिन भारत आने का इनका मकसद था केवल व्यापारियों से मिलना। ठीक है। इसके बाद में 1602 में डचों ने एक कंपनी बनाई और डचों ने जो कंपनी बनाई उसका नाम था बैरिंग दे ओथ इंडस या इंडिस, ये कंपनी बनाई और इस कंपनी का एक अन्य और नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है ना। ये कंपनी कब बनी? 1602 पे। आपको बता दूं सबसे खास बात डचों की कि डचों ने ये जो कंपनियां बनाई थी, इस कंपनी में कई साझेदार थे, कई पार्टनर्स थे और सबसे खास बात कि डचों ने इस कंपनी में आम जनता को भी अपना साझेदार बनाया था। ठीक है ना। यहां पर गौर करने वाली एक बात है कि देखिए डच कब आए? 1595-96 पे, लगभग 97-98 साल के बाद। वो भी किसके? पुर्तगालियों के। पुर्तगाली का आपको पता है 1498 में आ गए थे, 1498 में आ गए थे। डच कब आए? लगभग 100 साल के आसपास में, लगभग 100 साल के बाद मतलब। ठीक है ना। चलिए आपको बता दूं इस कंपनी में जब बहुत सारे साझेदार हुए, पार्टनर हुए, अब व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस कंपनी की सबसे खास बात एक और थी कि इस कंपनी, जितनी भी यूरोपीय कंपनी भारत में आई हैं उसमें ये 200 वर्षों तक सर्वाधिक मुनाफा देने वाली कंपनी रही है। सर्वाधिक मुनाफा देने वाली कंपनी रही है। क्या कौन रहा? वो भी आपका बैरिंग दे ओथ्स इंडिस। इस कंपनी ने 18% तक सालाना मुनाफा दिया है। जितनी भी यूरोपीय कंपनी आई हैं उनमें सबसे अधिक मुनाफा देने वाली कंपनी थी ये। और आपको बता दूं ये सबसे अधिक मुनाफा देने का जो दिया है इन्होंने, ये इसके पतन का भी एक कारण है। जब कंपनी ढलान पर आई तो देखते हैं कि जब हमें बिजनेस पे नुकसान होता है तो हम अपने खर्चों पे कटौती करते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने क्या था कि घाटा होने के बाद भी इन्होंने 18% जो मुनाफा देना था वो जारी रखा। यही वजह है कि इस कंपनी के पतन का एक कारण भी माना जाता है ये 18% का मुनाफा जो लगातार कंपनी अपने पार्टनरों को, अपने साझेदारों को दे रही थी। ठीक है ना। आपको बता दूं इस कंपनी का सीधा सीधा नीदरलैंड प्रशासन के अंडर में थी ये कंपनी, उनका कंट्रोल था नीदरलैंड प्रशासन का। तो इस कंपनी को उन्होंने कई प्रकार के अधिकार दिए थे। अधिकार जैसे कि ये कंपनी कहीं पर भी सैन्य कार्रवाई कर सकती है, ये कंपनी कहीं पे भी संधियां कर सकती हैं। ठीक है ना। और जब ये कंपनी भारत आई थी तो आपको बता दूं जब भारत की ओर निकली थी तब इस कंपनी को 21 वर्ष तक व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिए गए थे या लाइसेंस दिए गए थे। ठीक है ना। आपको बता दूं जब ये कंपनी इंडोनेशिया भारत की ओर आई तो 1602 में, ठीक है ना, अब चूंकि भारत में और आसपास में पुर्तगाली रह रहे हैं, पुर्तगालियों का राज है, तो 1602 की चर्चा करूं मैं। 1602 में इंडोनेशिया के वांटम नामक जगह पर पुर्तगाली और डचों की लड़ाई हुई जिसमें डच जीत गए और वांटम पे किसका कब्जा हो गया? आपका डचों का हो गया। ठीक है। इसके बाद में 1605 में डचों ने भारत के मसूलीपट्टनम पर अपनी पहली कोठी या पहला व्यापारिक केंद्र या पहली फैक्ट्री स्थापित करी। ठीक है। इसी के साथ साथ डचों ने 1605 में ही इंडोनेशिया का एक अम्बायना नामक प्रांत को जीत लिया। आपको बता दूं ये जो वांटम है ये भी इंडोनेशिया में है, ये जो अम्बायना है ये भी इंडोनेशिया पे। ठीक है ना। साथ ही साथ अब डच धीरे धीरे इंडोनेशिया पर कब्जा करने लगे। जिस तरह से कब्जा कर रहे थे, आपको बता दूं इन्होंने संपूर्ण इंडोनेशिया के भूभाग पर कब्जा कर लिया। बात है 1613 की। 1613 में डचों ने जकार्ता, जो कि आपको बता दूं वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी है, 1613 में इन्होंने जकार्ता पर कब्जा कर लिया और जकार्ता के जो खंडहर थे, जो भूभाग थे, वहां पर इन्होंने एक बैटेबिया नामक एक नगर बसाया। ये बैटेबिया नामक एक नगर बसाया और आपको बता दूं इसके बाद जब ये बैटेबिया नगर बसा तो डच अपने सारे व्यापार या सारी कंट्रोलिंग पावर उन्होंने कहाँ पे ला ली? अब आपकी बैटेबिया नगर पर। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अब हॉलैंड वासियों के यानी डचों के सारा का सारा व्यापार कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? आपका बैटेबिया से।
ठीक है। इसके बाद में डचों ने 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। फिर 1658 पर डचों ने सीलोन, आपको बता दूं ये सीलोन जो है श्रीलंका है, यहां पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना। तो 1613 में जकार्ता पर कब्जा करने के बाद एक बैटेविया नामक नगर बसाया। फिर 1641 में इन्होंने मलक्का पे कब्जा कर लिया। देन 1658 पर इन्होंने कहां पर कब्जा कर लिया, आपका सीलोन पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना। अब मैं चर्चा करता हूं कि डचों ने भारत में क्या क्या किया। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए अब डचों ने भारत में क्या क्या किया, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक मैप बना देता हूं। ठीक है। मैं ओरिजिनल तो नहीं बना पाऊंगा, फिर भी आपको एक सांकेतिक रूप से समझाने के लिए मैप बना दिया है। देखिए डचों ने भारत में सबसे पहले 1605 में यहां मसूलीपट्टनम पे, आपको बता दूं ये जो मसूलीपट्टनम है ये आंध्र प्रदेश में आता है। यहां पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। ठीक है ना, 1605 पे। और इस फैक्ट्री से ये क्या करते थे, यहां से नील का व्यापार किया करते थे। ठीक है ना, ओके। इसके बाद में इन्होंने, आपको बता दूं 1610 में पुलिकट में आपको बता दूं यहां पर इन्होंने अपना क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। और ये जो मुख्यालय था ये 1690 तक रहा है। 1690 में ये मुख्यालय नागपट्टनम चला गया। ठीक है ना, गौर करने वाली बात है ये। 1610 में अब इन्होंने मुख्यालय कहां पर बनाया, अपना पुलिकट में। और ये मुख्यालय 1690 तक यहीं पर रहा है। 1690 के बाद में ये मुख्यालय कहां पर शिफ्ट हो गया, आपका नागपट्टनम में। आपको बता दूं ये जो पुलिकट है ये तमिलनाडु में आता है और ये जो नागपट्टनम है ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है। आपको याद होगा 2004 में भारत में जब सुनामी आई थी तब इसका सबसे ज्यादा असर नागपट्टनम में ही पड़ा था। ठीक है ना, जो कि आंध्र प्रदेश पर मौजूद है। अब ये पुलिकट में जब इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया तो यहां से क्या करते थे, तो आपको बता दूं ये यहां पर इन्होंने बारूद का कारखाना बनाया। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहां पर टकसाल का केंद्र, मतलब जो सिक्के गढ़ते वो बनाया, यहां पे टकसाल लगाई। और यहां पर इन्होंने टकसाल में एक स्वर्ण सिक्का चलाया, स्वर्ण सिक्का जिसका नाम था आपका पैगोड़ा या पगोड़ा भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं ये पगोड़ा और कहीं कहीं पैगोड़ा भी लिखा हुआ है, याद से। ठीक है ना। तो ये पुलिकट से इन्होंने क्या किया, ये कार्यक्रम प्रारंभ किए। इसके अलावा आपको बता दूं इन्होंने यहां पे सूरत पर फैक्ट्री लगाई। इस फैक्ट्री पे ये रेशम के जो वस्त्र थे उसका उत्पादन किया करते थे, यानी कि ये रेशम के कपड़ों का व्यापार किया करते थे। ठीक है। और ये जो सूरत था डचों को सबसे अधिक मुनाफा देने वाली जगह थी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने यहां पश्चिम बंगाल पे, अब पश्चिम बंगाल है, बंगाल पे यहां पर इन्होंने कासिम बाजार पर आपको बता दूं इन्होंने एक रेशम की चक्री लगाई। रेशम की चक्री लगाई मतलब यहां पर इन्होंने क्या क्या करते थे, रेशम के वस्त्रों का उत्पादन किया करते थे। और लगभग 350 कर्मचारियों को नौकरी दिया था इन्होंने उस जमाने पे यहां पर। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बंगाल का एक और इलाका है चिंसुरा, इस चिंसुरा पर आपको बता दूं ये सोरा बनाने का कार्य करते थे, सोरा का व्यापार करते थे, अफीम का व्यापार करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको बता दूं डचों के लिए जो बंगाल के दोनों क्षेत्र थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यही वजह है कि ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये सीधे नीदरलैंड से संचालित किए जाते थे। ये सारे के सारे आपके बैटेविया या यहीं से संचालित हो रहे हैं, लेकिन ये दो जो इलाके हैं ये कहां से संचालित हो रहे हैं, आपके नीदरलैंड से। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, इन्हें मुनाफा दे रहे थे। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं इन्होंने उड़ीसा के बालासोर में ये वस्त्रों का व्यापार किया करते थे। बालासोर आपको बता दूं उड़ीसा में पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप यहां पे समझ रहे हैं कि ये अधिकांश रूप से वस्त्रों का व्यापार कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि डच ही पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने भारतीय वस्त्रों को अलग अलग दुनिया के कोनों पर पहुंचाया। ठीक है ना। यानी कि सबसे अधिक, यदि अगर ऐसा कहा जाए, ऐसा क्वेश्चन आए बने कि दुनिया कब जानी कि भारतीय वस्त्रों की कीमत होती है, या किसने दुनिया को बताया कि भारतीय वस्त्र इतने मूल्यवान हैं, तो वो कौन है, आपके डच। ठीक है ना। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इस बीच में आपको बता दूं अंग्रेज भी भारत में आ गए थे।
तो अब अंग्रेज और डच आपस में टकराने लगे। आपको बता दूं, जब ये आपस में टकराने लगे तो 1700, या अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो 1750, थोड़ी चर्चा कर लें। 1750 आते आते डच जो है भारत में या भारत के व्यापार में लगभग 39% हिस्सा हो गया डचों का। भारत के कुल व्यापार में 39% हिस्सा किसका हो गया? अब डचों का, ठीक है ना। लेकिन अब आपको बता दें, जब व्यापार बढ़ने लगा तो अंग्रेज और डच ये क्या करने लगे? आपस में टकराने लगे। और टकराने लगे तो आपको बता दूं, इसकी परिणति बनी एक युद्ध की। और 1759 में बेदरा, आपको बता दूं ये बंगाल में है, यहां पर अंग्रेज और डचों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई और डच हार गए। आपको बता दूं, जब डच हार गए तो स्वाभाविक सी बात है, हारने वाले को झुकना पड़ता है। तो अंग्रेजों ने अब धीरे धीरे क्या किया, इनके इलाकों पे या इनके क्षेत्रों पे या इनके व्यापारिक केंद्रों पर अपना कब्जा करने लगे, ठीक है ना। आपको बता दूं 1795 में एक पेरिस की संधि हुई यूरोप में। इस संधि के तहत डचों ने अपना सारा जो व्यापार था वो किसके हवाले कर दिया? अंग्रेजों के हवाले कर दिया। और अंग्रेजों ने भी कुछ कड़े प्रतिबंध लगा दिए डचों के ऊपर कि आप कोई सैन्य कार्यवाही नहीं करेंगे, ठीक है, आप किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों पे हिस्सा नहीं लेंगे या कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाए तो 1795 में जो पेरिस की संधि हुई, इस संधि ने डचों को पूरी तरह से पंगु बना दिया। और अब सारा दारोमदार या सारा जो भी व्यापार है किसके हाथों पे आ गया? डचों का, अंग्रेजों के हाथों पे, ठीक है। इस प्रकार आपको बता दूं 1824 में डचों ने, जो उनके पास आखिरी जो क्षेत्र बचा था व्यापारिक केंद्र सूरत, इस सूरत को अंग्रेजों को बेच दिया। और इस सूरत को जब 1824 में अंग्रेजों को डचों ने बेच दिया, इसको बेचने के बाद डच वापस अपने यूरोप में चले गए, ठीक है ना। आपको बता दूं यहां पर एक क्वेश्चन भी है, बनता है, मैंने इसे सबसे आखिरी में रखा था बताने के लिए। आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, कार्लिसन देहस्तमान, जिसको हाउटमैन भी कहा जाता है। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा डच है जो भारत आया, ठीक है ना। तो आज का ये हमारा छोटा सा जो टॉपिक था डच, ये समाप्त हुआ। अब कल जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको भारत में अंग्रेजों का आगमन, ठीक है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।